हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है आपके पीईबी सेक्टर के बारे में बात करेंगे। मैंने जो है आप लोगों के साथ पीईबी सेक्टर के ऊपर चैनल पे जो है बहुत से वीडियोस कवर किए। सबसे पहला वीडियो जो है हम लोगों ने कवर किया था अप्रैल 2025 में। तो ये थीम पे जब कोई बात नहीं कर रहा था तब जो है हम लोगों ने उस टाइम पे इस थीम को कवर किया था। इसके साथ साथ उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो इंटरआर्क, पेनार, ईपैक, प्रीफैब जैसे प्लेयर्स पे जो है बहुत सी वीडियोस जो है हमारे चैनल पे ही अवेलेबल है। तो अगर आपको पीईबी सेक्टर का आउटलुक समझना है तो आप सिंपली बिजनेस मॉडल वगैरह इन कंपनीज का समझने के लिए चैनल की दूसरी वीडियोस देख सकते हो। मेन पर्पस इस वीडियो को बनाने का ये है कि हम बात करेंगे कि अभी पीईबी सेक्टर से रिलेटेड जो नॉइज है ना लोगों का जो है वो शांत होना स्टार्ट हो गया। तो अब हम बात करेंगे कि पीईबी सेक्टर के कंपनीज पे जो है हमारा क्या आउटलुक बनकर आता है। इसके साथ साथ क्या इस सेक्टर के अंदर अभी यहाँ से और री रेटिंग पोटेंशियल जो है हमें देखने मिल सकता है क्या, ये सारी चीज़ों को जो है हम डिस्कस करेंगे। अब उसके पहले एक बहुत मेजर अनाउंसमेंट है कि 31 दिसंबर को जो है आपका जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास का प्राइस जो है 3499 से 4999 होने वाला है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास का प्राइस जो है 1499 से 1999 होने वाला है। तो दोनों का रजिस्ट्रेशन लिंक जो है मैं नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है। हर चीज़ जो है आपको दोनों मास्टर क्लास के अंदर एकदम स्ट्रक्चर्ड चीज़ों के अंदर जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करी हुई है और ओवर 30 आवर्स का कंटेंट है। ये जो है राइट टाइम है जब हमें मार्केट के अंदर सॉलिड करेक्शन देखने मिल रहा है। आप जो है अभी दोनों मास्टर क्लास को लो, इसके पहले हमें अगला बुल मार्केट देखने मिले। दोनों मास्टर क्लास को देख लेना, आपके लिए अच्छा पोर्टफोलियो बनाना जहाँ पे आप इक्विप हो जाओगे हर स्किल से जो कि आपको अच्छे स्टॉक्स ढूंढने में मार्केट के अंदर जो है लगती है। तो दोनों मास्टर क्लास देख लेना और अगले बुल रन का जो है आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो, क्योंकि जो अभी बुल रैली आएगी ना वो जो है हमें वेस्ट नहीं करनी है। तो यहाँ पे अब जो है हम कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब मैं पीबी सेक्टर की कंपनीज़ के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ तो सेक्टर के अंदर जो है हमें मैसिव टेलविंड देखने मिल रही है। ओवरऑल पीबी सेक्टर के अंदर ही टेलविंड है। एक्सपेक्टेशन ये है कि ग्लोबली आपका जो पीबी मार्केट है 10.5 टू 11.5% CAGR के आसपास ग्रो करेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपका पीईबी सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ होती है ना वो आपके प्राइवेट केपेक्स से लिंक्ड होती है। तो जब आपका प्राइवेट केपेक्स ज़्यादा होगा तब आपके पीईबी सेक्टर के अंदर जो है हमें कंपैरेटिवली ग्रोथ ज़्यादा देखने मिलेगी। तो यहाँ पे पीईबी सेक्टर के अंदर एक और बहुत बड़ा टेलविंड ये बनकर आता है कि चीज़ें आपके अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट हो रही है। पूरे इंडिया के अंदर मैक्सिमम सेक्टर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो ये एक बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड हमें देखने मिल रहा है। रिटेल के अंदर भी हमें यही चीज़ देखने मिल रही है, ज्वेलरी के अंदर भी जो है हमें यही चीज़ देखने मिल रही है, आपके क्विक कॉमर्स के अंदर भी जो है, डेयरी के अंदर भी जो है हमें सेम सारी चीज़ें नोटिस करते हुए देखने मिल रही है। जब मैं पीईबी मार्केट की बात करूँ तो जब मैं ओवरऑल कंस्ट्रक्शन मार्केट की बात करता हूँ तो उस हिसाब से पीईबी अभी भी जो है बहुत छोटा है, 3 to 5% के आसपास है। तो इसके पास जो है ना अभी ग्रो करने का पोटेंशियल जो है कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पीईबी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कंपैरेटिवली लोअर साइड पे होता है जब हम आरसीसी कंस्ट्रक्शन की बात करें। और इसके साथ साथ यहाँ पे टाइम भी जो है आपको कंपैरेटिवली लोअर लगता है। तो सेक्टर के अंदर टेलविंड्स बहुत है। इसके साथ साथ आपका स्पेंडिंग कहाँ पे हो रहा है, डेटा सेंटर्स के ऊपर हो रहा है। केपेक्स बहुत कर रही है कंपनीज, तो जो कंपनीज केपेक्स नहीं कर रही थी अभी वो भी कर रही है। तो जैसे कि अगर आप देखोगे तो आपकी बहुत सी ऑटो कंपनीज अभी केपेक्स कर रही है बहुत टाइम बाद। इसका ये मतलब है कि हमें जो है आगे जाकर ऑटो अपसाइकल देखने मिल सकती है, क्योंकि इतने टाइम से ऑटो कंपनीज केपेक्स नहीं कर रही थी क्योंकि ऑटो के अंदर हमें डाउन साइकिल देखने मिल रहा था। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने जीएसटी कट भी किया है, फेस्टिव डिमांड भी हमें स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है। इस रीज़न से ये कंपनीज केपेक्स कर रही है। तो ऑटो के अंदर हमें अपसाइकल देखने मिल सकता है आगे जाकर। तो आपकी सारी ऑटो कंपनीज के नंबर्स हमें आगे जाकर देखने मिल सकते हैं। इस तरीके से हमें मार्केट्स के अंदर डॉट्स कनेक्ट करते आनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने पीबी सेक्टर से चीज़ें जो है आपके ऑटो सेक्टर के ऊपर कनेक्ट की। तो ये मेगा ट्रेंड्स अगर आपको मार्केट के अंदर कनेक्ट करते आ गए ना तो ये चीज़ जो है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और यूजफुल हो सकती है, क्योंकि आप जब मेगा ट्रेंड्स कनेक्ट करना सीख जाओगे ना मार्केट के अंदर तब ऑटोमेटिकली आप पैसा बनाना सीख जाओगे। तो ये मेगा ट्रेंड्स किस तरीके से कनेक्ट करते हैं मैंने आपको डिटेल के अंदर जो है जीरो टू हीरो मास्टर क्लास के अंदर जो है बहुत डिटेल में सिखाया हुआ है। तो यहाँ पे अगेन अगर हम बात करें पीईबी सेक्टर के बारे में तो इधर अगर आप देखोगे तो हर तरफ से केपेक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस रीज़न से इन सारी कंपनीज़ के अंदर हमें सॉलिड ग्रोथ देखने मिल रही है। इंटरआर्क ने अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करे Q2 के अंदर, ईपैक ने अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए। फिर इसके बाद अगेन अगर आप देखोगे तो एक और पेनार के इस बार नंबर्स थोड़े हमें एवरेज है। एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कि मार्जिन उनके अच्छे खासे आएंगे, लेकिन आए नहीं। और M&B इंजीनियरिंग ने थोड़ी गड़बड़ की है। अब पहले हम बात करेंगे कि M&B इंजीनियरिंग पे जो है क्या आउटलुक बनता है, क्योंकि इस पे जो है बहुत से इन्वेस्टर्स कंफ्यूज्ड है।
अब M&B इंजीनियरिंग के स्टॉक के अंदर जो है हमें मैसिव करेक्शन देखने मिला। अगेन रीज़न करेक्शन क्यों देखने मिला, कंपनी के केस में अगर आप इनके Q2 के नंबर्स देखोगे तो हमें 48% का टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिला। प्रॉब्लम ये था कि इनके मार्जिन्स पिछले साल Q2 के अंदर 19% के आसपास थे और पूरे पीईबी सेक्टर के अंदर इनके मार्जिन्स सबसे ज़्यादा सॉलिड हमें देखने मिल रहे थे 13% के, जहाँ पे मैनेजमेंट क्लियरली बता रहा था कि इनके रेवेन्यूज़ के अंदर एक्सपोर्ट का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन आता है और एक्सपोर्ट्स के वजह से हमें इनके मार्जिन्स इतने ज़्यादा देखने मिल रहे हैं, जहाँ पे मैनेजमेंट बात कर रहा था कि 25% से जो है इन्हें अपने एक्सपोर्ट के मार्जिन देखने मिल सकते, 25% के आसपास एबिटा मार्जिन की बात कर रहा हूँ। फिर इसके साथ साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि एक तो कंपनी के रेवेन्यूज़ के अंदर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा कम था। तो ऐसा क्या हो गया कि इतने कम कंट्रीब्यूशन पे भी आप इतना ज़्यादा मार्जिन बनाकर भी कितना ही मार्जिन रिपोर्ट कर लेते, तो एक ये प्रॉब्लम बनकर आता है कंपनी के केस में। तो ये मैनेजमेंट बता रहा था। दूसरी ये चीज़ है कि मैनेजमेंट बता रहा था कि यूएस टैरिफ से हमें इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, यूएस टैरिफ के थ्रू जो भी इम्पैक्ट होता है हम हमारे कस्टमर पे जो है पास कर देंगे, तो वो 25% टैरिफ हो या 50%। अब Q2 के जब नंबर्स आते हैं कंपनी के, तब हमें मार्जिन्स के अंदर फॉल देखने मिलता है कंपनी के केस में, तो कंपनी के मार्जिन 11% के आसपास आ जाते हैं। अब आकर इस कंपनी का मैनेजमेंट बोलता है कि यार पहले आप लोगों को पता है क्या कि हमारे इसमें ना वन ऑफ हुआ था। भाई वन ऑफ हुआ था तो आप लोगों ने पहले आईपीओ के टाइम पे क्यों नहीं बताया, तब तो आप बोल रहे थे कि आपके मार्जिन आराम से सस्टेन हो जाएंगे। अब मैनेजमेंट अभी भी 13% एबिटा मार्जिन की बात कर रहा है, लेकिन अब ये लोगों ने अपना आउटलुक चेंज कर दिया है। तो पहले ये लोग एक्सपोर्ट के अंदर 25% एबिटा मार्जिन की बात कर रहे थे, अब ये लोग मिड टीन्स से हाई टीन्स के आसपास की एबिटा मार्जिन की बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट के अंदर। मतलब आपके मार्जिन एक क्वार्टर के अंदर ऐसा क्या होगा कि आपके मार्जिन के अंदर ही हमें फॉल देखने मिला। इसके साथ साथ मैनेजमेंट अगेन टैरिफ के जो इनके कस्टमर मतलब यूएस के जो कस्टमर्स है उनके ऊपर का जो टैरिफ प्रेशर है ना वो भी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जो मैनेजमेंट ने चीज़ें बोली ना वो सारी चीज़ें जो है ये उल्टी कर रहा है। तो ये मैनेजमेंट के साइड से जो है अगेन मुझे चीज़ पसंद नहीं आई। इस रीज़न से M&B इंजीनियरिंग में जो है बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं बनता है जब मैं पीईबी सेक्टर की बात करूँ। अब यहाँ पे हमें Q3 Q4 के अंदर एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूली लिस्टेड कंपनी है, ये सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं। तो Q3 Q4 इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों को ट्रैक करने के लिए। अब इंटरेस्टिंग प्लेयर कौन से लग रहे हैं, पेनार की भी बात कर लेते हैं एक बार कि पेनार के केस में जब मैं बताऊँ तो पेनार के केस में इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा सॉलिड है। तो यहाँ पे इनके लेगेसी बुक को ये लोग रिड्यूस कर रहे हैं और अपना पीईबी का शेयर इंक्रीज कर रहे हैं, आपके हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स ये लोग इंक्रीज कर रहे हैं, जिस रीज़न से कंपनी के केस में अगर आप देखोगे तो हमें आगे जाकर यहाँ से पेनार के मार्जिन जो है ना वो बेटर होते हुए देखने मिल सकते हो। तो इनका मेन फोकस लो मार्जिन प्रोडक्ट्स है हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पे। तो इस रीज़न से अगर आप पेनार के एबिटा मार्जिन देखते हो तो हमें एज ऑफ नाउ जो है 10% के आसपास देखने मिलते हैं। इस क्वार्टर में हमें अगेन कंपनी के मार्जिन फॉल होते हुए देखने मिले, जिस रीज़न से हमें इतनी ज़्यादा सॉलिड पैट ग्रोथ नहीं देखने मिली, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये था कि पिछले साल Q1 के मतलब FY26 के अंदर Q1 के अंदर इनको लेबर इश्यूज़ हो गए थे, वो भी जो है हमें कंप्लीटली सॉर्ट आउट होते हुए नहीं देखने मिले आपके Q2 के अंदर। तो पेनार जो है ना आपकी मार्जिन इंक्रीज वाली स्टोरी है, जहाँ पे ये लोग लेगेसी बुक रिड्यूस करेंगे, हायर मार्जिन सेगमेंट जो है स्केल करेंगे, तो वहाँ से हमें ग्रोथ देखने मिल सकती है। बट ओवरऑल पेनार के अंदर हम ज़्यादा टॉप लाइन ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, 10-15% के आसपास की जो है हमें ग्रोथ देखने मिलेगी। और इस रीज़न से अगेन मार्केट बेटर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था कंपनी से, वो अगेन मार्केट को जो है देखने नहीं मिले, जिस रीज़न से जो है हमें कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर जो है करेक्शन फेस करने मिला। तो अभी भी जो है थोड़ा बहुत इशू जो है कंपनी के केस में चल ही रहा है और लेबर कॉस्ट की वजह से जो है इन्हें अगेन कॉस्ट इम्पैक्ट भी लेना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें आपके पेनार के केस में चल रही है। अब आ जाते हैं इंटरेस्टिंग प्लेयर्स पे, जो कि आपका इंटरआर्क है और ईपैक है। अब पेनार के केस में यार इतना ग्रोथ नहीं है जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं एज इन्वेस्टर, अब सबका अलग अलग होता है, मेरा मैं पर्सनल आउटलुक बता रहा हूँ। ईपैक के केस में अगर मैं बात करूँ या इंटरआर्क के केस में अगर मैं बात करूँ, तो इंटरआर्क जो है अपने आप को मर्सिडीज बुलाता है आपके पीईबी इंडस्ट्री का। ईपैक के नंबर्स भी जो है बहुत ज़्यादा सॉलिड आ रहे हैं। अब ईपैक के केस में मुझे इंटरेस्टिंग ये लगता है कि इन्होंने पिछले कुछ सालों में जो है ना बहुत ज़्यादा फास्ट स्केल किया। तो यहाँ पे इन्होंने आराम से 40% CAGR के आसपास जो है ग्रो किया अगर आप कंपनी के केस में देखोगे, और इनका मार्केट शेयर पहले बहुत ज़्यादा कम था, वो मार्केट शेयर जो है कंपनी अगेन इंक्रीज करते गई। तो ये ईपैक के बारे में इंटरेस्टिंग बात लग कर आती है। वही केस अगर आप दूसरा देखोगे तो ईपैक के अंदर अगर मैं इंटरआर्क से ग्रोथ कंपेयर करूँ तो जो इंटरआर्क का मैनेजमेंट है ना वो क्या ग्रोथ की बात करता है। यहाँ पे पहले ये लोग 18.5% का गाइडेंस दिए थे, वो इन्होंने इंक्रीज कर 20% कर दिया FY26 के लिए, क्योंकि अगेन मैनेजमेंट को डिमांड आउटलुक जो है ना बहुत ज़्यादा सॉलिड देखने मिल रहा है। लेकिन ईपैक का जो मैनेजमेंट है ना वो 40% के आसपास ग्रो करने की बात करता है। तो ग्रोथ वाइज जो है ना ईपैक प्रीफैब को अगर आप देखोगे तो वो जो है हमें कंपैरेटिवली इंटरेस्टिंग लगता है एज कम्पेयर टू इंटरआर्क। तो
और ईपैक के केस में अगर आप देखोगे तो बाकी सेगमेंट्स भी है। जैसे इंटर आर्क और ईपैक प्रीफैब के अंदर मैं डिफरेंस देखूँ तो आपका इंटर आर्क जो है ना सोनली पीईबी के अंदर काम करता है। ईपैक प्रीफैब अगर आप देखोगे तो वो पीईबी के अंदर भी काम करेंगे, आपके सैंडविच इंसुलेटेड पैनल्स के अंदर भी काम करेंगे। और जो प्रोजेक्ट्स ये लोग लेते हैं ना उसके अंदर भी डिफरेंस होता है। जैसे कि आपका इंटर आर्क का मैक्सिमम फोकस कहाँ होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के ऊपर। ईपैक प्रीफैब के केस में अगर आप देखोगे तो ये भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स लेते हैं लेकिन इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लेते। पीईबी सेक्टर के अंदर हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है क्योंकि आपके पीईबी बिल्डिंग जो होती है ना वो कस्टमाइजेबल होती है। तो ये एक प्रोडक्ट की तरीके से होती है, लेगो बॉक्सेस की तरीके से होती है। तो जैसे लेगो बॉक्स के अंदर हम एक एक चीज़ जो है ज्वाइन कर कर जो है बड़ी सारी बिल्डिंग बनाते हैं। तो पीईबी सेक्टर के अंदर भी इनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो कि ये लोग इनके मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के अंदर बनाते हैं। तो इंटर आर्क पूरा हर एक चीज़ जो है इन हाउस बनाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स ये लोग बनाते हैं, लेगो की तरीके से जो है ये ट्रांसपोर्ट करते हैं पहले, और लेगो को जैसे हम ज्वाइन करते हैं उस तरीके से ज्वाइन कर कर जो है ये लोग अपनी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो इस तरीके से जो है हमें ये कंपनीज पीईबी के अंदर काम करते हुए देखने मिलती है। तो अगेन क्लाइंट टू क्लाइंट चीज़ें जो है इनके प्रोजेक्ट्स डिपेंड करते हैं, तो कस्टमाइजेबल होती है ये बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा। तो इस रीज़न से ये लोग अच्छे मार्जिन भी बना पाते हैं। फिर इसके साथ साथ ऑर्डर बुक वाइज अगर आप देखोगे तो दोनों कंपनीज के केस में हमें अच्छे खासे ऑर्डर देखने मिल रहे हैं। इंटर आर्क को जो है जो इनके लार्जर ऑर्डर का जो शेयर होता है ना वो जो है हमें इंक्रीज होते हुए देखने मिल रहा है। और जैसे कंपनी के केस में अगर आप देखोगे तो लार्जर ऑर्डर का शेयर हमें इंक्रीज होता हुआ देखने मिलेगा, उस तरीके से अगेन मार्जिन जो है ना हमें कंपनी के अंदर जो है बेटर देखने मिल सकते हैं। तो ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाती है। तो इंटर आर्क के मार्जिन हमें यहाँ से जो है इंक्रीज होते हुए देखने मिलेंगे जैसे जैसे ऑर्डर का साइज बढ़ेगा या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। अब इसके साथ साथ मेन डिफरेंस ईपैक और इंटर आर्क के अंदर ये है कि इंटर आर्क आपके कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट ज़्यादा लेता है, ईपैक भी लेता है लेकिन कंपैरेटिवली थोड़े लोअर कॉम्प्लेक्स लेता है, और ईपैक जो है आपके बाकी सेगमेंट्स के अंदर भी काम करता है। तो ये है। बाकी पेनार तो यार पूरा ही डाइवर्सिफाइड प्लेयर है जो कि आपका पीईबी स्केल कर रहा है। और यहाँ पे अगेन अब बात करता हूँ मैं आपके साथ सीधा कि और क्या चल रहा है इन कंपनीज़ के अंदर। तो इंटर आर्क आपके हैवी स्ट्रक्चर्स के अंदर भी जा रहा है, तो हैवी स्ट्रक्चर के भी ऑर्डर्स जो है इन्होंने लेना स्टार्ट किए। ये लोग फर्स्ट प्रोजेक्ट भी जो है उनका एग्जीक्यूट करने वाले। केपेक्स ये लोग कुछ 150 CR के आसपास करने वाले। आपका ईपैक का भी जो है पीईबी के केस में प्लांट आ रहा है उनका। इन दोनों कंपनीज के केस में देखोगे तो इनके पास मैक्सिमम रिपीट कस्टमर्स होते हैं। ईपैक के पास भी है लेकिन इंटर आर्क के केस में अगर आप देखोगे तो 80-85% रिपीट कस्टमर्स है। अब ऐसा नहीं है कि यार पिछले साल ऑर्डर दिया है मतलब इस साल भी ऑर्डर आकर देगा रिपीट कस्टमर के केस में। यहाँ पे आपको इस तरीके से सोचना है कि पिछले साल इन्होंने ऑर्डर दिया था, मतलब पिछले कुछ टाइम पहले 3-4 साल पहले ऑर्डर दिया था, वही कस्टमर आकर आज भी ऑर्डर देता है, तो उससे हम रिपीट कस्टमर बोलते हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी हर रोज़ केपेक्स नहीं करती है, वो अपने डिमांड के हिसाब से केपेक्स करती है। तो आपको रिपीट कस्टमर्स के बारे में इस तरीके से सोचना है। फिर इसके बाद ओवरऑल दोनों कंपनीज की जो है बुक स्ट्रॉन्ग है, तो हमें आगे जाकर एग्जीक्यूशन अच्छा देखने मिल सकता है। जहाँ पे इंटर आर्क का जो मैनेजमेंट है उन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि ये लोग ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे तो 9 to 12 मंथ्स के आसपास की रखते हैं। क्योंकि यहाँ पे पीईबी सेक्टर के अंदर आपका जो एग्जीक्यूशन है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, तो इसलिए इनकी ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे तो लॉन्ग डेटेड नहीं होती है। तो इनकी जो भी ऑर्डर बुक है ना ये लोग आराम से 12 मंथ्स के अंदर या 9 मंथ्स के अंदर जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से सोचना है। इसलिए अगर आप रेवेन्यू टू ऑर्डर बुक कंपेयर करोगे इन कंपनीज के अंदर तो वो थोड़ा लोअर साइड पे चल जाता है। अच्छा, आप डिफेंस सेक्टर को और पीईबी को देखते हो तो कंप्लीटली डिफरेंट केस है, क्योंकि डिफेंस के अंदर आपकी ऑर्डर बुक साइकिल्स लॉन्ग होती है, पीईबी के अंदर शॉर्ट होती है। अब ये मुझे मास्टर क्लास स्टूडेंट का डाउट आया था, ट्विटर के ऊपर डीएम आया था मुझे, इसलिए जो है मैंने आपसे क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे अगेन आप अगर मास्टर क्लास लेते हो तो आप जो है मुझे एक्स पे जो है आपको कभी भी डाउट आता है तो आप डायरेक्टली जो है मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो मास्टर क्लास देखने के बाद। अब यहाँ पे अगर आप बात करेंगे कि क्या सेक्टर के अंदर री रेटिंग पोटेंशियल है क्या, तो देखो पेनार के केस में जब मैं बात करता हूँ तो कंपनी कुछ 19-20 के पीई के आसपास ट्रेड कर रही है। एमएनबी इंजीनियरिंग के अंदर मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बनकर आता है जब तक मुझे कंपनी के केस में एग्जीक्यूशन नहीं देखने मिलता है। फिर बचते हैं आपके इंटर आर्क और आपका ईपैक। तो इंटर आर्क और ईपैक के केस में अगर आप देखोगे तो जब मैं फॉरवर्ड बेसिस पे मल्टीपल्स कैलकुलेट करूँ तो ईपैक ऑब्वियसली आपके लोअर मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूएशन कंफर्ट हमें वहाँ पे देखने मिल रहा है। इंटर आर्क के केस में भी हमें कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कंफर्ट देखने मिलता है, क्योंकि फॉरवर्ड बेसिस पे अगर आप देखोगे इस लेवल का जो ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है इन कंपनीज को, तो वहाँ पे भी जो है हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल सकती है पैट के केस में। तो मल्टीपल वाइज मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि दोनों कंपनीज लगभग सेम या फिर रीजनेबल मल्टीपल्स पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे इंटर आर्क एज ऑफ नाउ इंटर आर्क का स्टॉक अगर आप देखोगे तो 31 के प्राइस टू अर्निंग्स के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। तो क्या पीईबी सेक्टर के अंदर री रेटिंग का पोटेंशियल बनता है क्या यहाँ से, अगर हमें इन कंपनीज के थ्रू सॉलिड एग्जीक्यूशन देखने मिलता है
आपका H2 के अंदर, दैट इज़ Q3 और Q4 के अंदर, और इन कंपनीज़ के अंदर Q3 Q4 इन कंपनीज़ का स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि केपेक्स अच्छा खासा आपके सेकेंड हाफ ऑफ ईयर में होता है। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो हमें एग्जीक्यूशन अच्छा देखने मिलता है कंपनी के केस में, तो हमें ये कंपनीज 40-45 के पी मल्टीपल के आसपास भी देखने मिल सकती है। बट अगर ये कंपनीज 40-45 के मल्टीपल के आसपास चल जाती है तो वहाँ से मैं कोई री रेटिंग एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। अगेन रीज़न बड़ा सिंपल है कि ये कहीं ना कहीं मैं इन कंपनीज़ को आपके कैपिटल गुड्स वाले कैटेगरी के अंदर डालूंगा। तो कैपिटल गुड्स को आप जब 45-50 के ऊपर का पी मल्टीपल देते हो तो वो कोई सेंस नहीं बनाता है, और फिर उस हिसाब से आप ग्रोथ भी जो है उस लेवल की एक्सपेक्ट करते हो। तो अगर कंपनी के अंदर सॉलिड ग्रोथ आएगी, आगे जाकर कंपनी 40-50% पे ग्रो कर सकती है, तो तब हम देख सकते हैं कि कंपनीज को हायर मल्टीपल मिलना थोड़ा जस्टिफाइबल भी हो सकता है। बट अगेन यार, जस्टिफाई करने पड़ेंगे आपको मल्टीपल्स। तो यहाँ पे पीईबी सेक्टर के अंदर री रेटिंग हो सकता है, पोटेंशियल है री रेटिंग का, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे मल्टीपल्स भी चीप हुआ है। अगर आप फॉरवर्ड बेसिस पे देखोगे तो बहुत चीप मल्टीपल्स है कंपनी के। अगेन नन ऑफ दिस इज बाय सेल रिकमेंडेशन। तो पोटेंशियल है कंपनीज के अंदर, बस आपको ये देखना है कि एग्जीक्यूशन किस तरीके से सेकंड हाफ ऑफ FY26 के अंदर रहता है, और 2-3 क्वार्टर अगर हमें इस लेवल का एग्जीक्यूशन देखने मिला तो पोटेंशियल है, तो अपॉर्चुनिटी अच्छी बनकर आती है आपके पीईबी कंपनीज के अंदर। और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर जो है मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि इस सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ आउटलुक है ना वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ओवरऑल केपेक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है, डेटा सेंटर, रिन्यूएबल, सब जगह ग्रोथ आ रही है, ऑटो कंपनीज भी जो है केपेक्स कर रही है। तो केपेक्स वाइज हर जगह अच्छी चीज़ है, गवर्नमेंट केपेक्स को छोड़ दो, सारी चीज़ें प्राइवेट में अच्छी चल रही है। तो उस हिसाब से मैं सेक्टर के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। 2-3 ईयर्स का जब मैं रनवे लेता हूँ उसके बाद भी लेता हूँ तो, बट अगेन आपको कंपनीज का जो है एग्जीक्यूशन ट्रैक करना है। तो एज ऑफ नाउ सेक्टर के अंदर इंटरआर्क और ईपैक बेस्ट प्लेयर लगते हैं, और उसमें भी कंपैरेटिवली देखूँ तो ग्रोथ वाइज ईपैक प्रीफैब जो है हमें बेटर लगता है, और एग्जीक्यूशन वाइज अगर आप देखोगे तो इंटरआर्क बेटर लगता है। फिर इसके बाद पेनार, अगेन ऑर्डर बुक स्टोरी है, आपके मार्जिन वाली स्टोरी है। तो वहाँ पे आपको देखना है कि किस तरीके से पुराने जो ऑर्डर्स हैं इनके पास कम आते हैं, पुरानी जो बुक है वो रिड्यूस करते जाते हैं, पुराने रेवेन्यूज़ का शेयर, लेगेसी बुक का शेयर, और हाई मार्जिन वर्टिकल पे लोग किस तरीके से फोकस करते हैं। और M&B के केस में आपको एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा कि क्या ये लोग जो बोल रहे हैं वो चीज़ें करते हैं क्या। तो यही बात बनकर आती है आपके पीएबी सेक्टर के बारे में। थोड़ा नॉइज़ हो चुका था इस सेक्टर के बारे में, इसलिए मैंने सोचा कि यार एक वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को क्लैरिफाई करते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कंटेंट पसंद आया चैनल सब्सक्राइब करना, बाकी आपका कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करना। और दोनों मास्टर क्लास का लिंक जो है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है। 31 दिसंबर को दोनों का प्राइस इंक्रीज होने वाला है, 0 to हीरो 3499 से 4999, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 1499 से 1999। तो ये राइट टाइम है। तो उसके पहले जो है आप दोनों मास्टर क्लास के लिए जो है रजिस्टर कर लेना कमेंट सेक्शन के अंदर, 31 दिसंबर के पहले, इसके पहले प्राइस इंक्रीज हो जाए। तो आपको हायर प्राइस पे क्यों रजिस्टर करना है, आप सिंपली जो है अभी रजिस्टर कर लो दोनों के लिए, और बाद में अगेन आपको लाइफ टाइम एक्सेस है तो आप कभी भी देख सकते हो। तो ऑन दिस नोट, आयुष मिर्जा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।